बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहें तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और सच्ची कहानी। अम्मी अक्सर अपनी दोस्त निदा आंटी की तरफ जाया करती थी। भाई फ़हीम उन्हें घर ना पाकर परेशान हो जाते। उनका ये मसला था कि घर में दाखिल होते ही निगाहें माँ का चेहरा तलाश करने लगती। माँ का नूरानी चेहरा दिखाई ना देता तो घर वीरान लगने लगता। वो इधर उधर झांकते और किचन में जाते और कहते कि अम्मी को पता भी है ये मेरे कॉलेज से आने का वक्त है, फिर भी घर से चले जाती हैं। एक रोज़ ऐसे ही वो कॉलेज से आकर सबसे उलझ रहे थे कि भाभी ने कहा क्यों शोर मचा रखा है। तो भाभी कहने लगी कि तुम्हारे लिए रिश्ता देखने गई हैं। किसका रिश्ता? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए मैमूना का रिश्ता देखने गई हैं। उफ, वो बांस जैसी सूखी सड़ी लड़की, मैं बिल्कुल भी उससे शादी नहीं करूँगा। भाभी ने समझाया कि चुप रहो, अम्मी को आने दो, अभी से क़यामत ना उठाओ। वो अभी रिश्ता देखने गई हैं, तुम्हारी बारात लेकर नहीं गई कि फ़ौरन दुल्हन को ले आएंगी। फ़हीम माँ का लाडला था। किताबें मेज़ पर डाल मोटर बाइक लेकर घर से निकल गया था। वो अम्मी के बगैर एक पल भी न रहता था। उसकी वजह ये थी कि वालिद की वफ़ात के बाद वो बिल्कुल तन्हा था। होश संभालते ही उंगली अपनी अम्मा की पकड़ी तो हमेशा उन्हीं से लपका रहता था। अचानक वालिद की वफ़ात पर उसके मासूम दिल को बहुत दचका लगा। माँ की ममता ने अपनी बाहों में लपेटा तो उसके दिल को साकित किया और बिखरती शख्सियत को सहारा दिया। तब से वो नफ्सियाती तौर पर अम्मा से इस तरह जुड़ गया कि लम्हे भर को अम्मा को घर पे ना पाकर वो परेशान हो जाता। शायद वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार था। जिसके वालिदैन से माँ बाप या एक जुदा हो जाएं तो उन बच्चों पर क्या गुजरती है ये वही जानते हैं। वो ये लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। फ़हीम कॉलेज और स्कूल के बाद का सारा वक्त अम्मा के साथ गुजारता। हमारे बड़े भाई शादीशुदा थे और अपनी बीवी बच्चों के साथ दूसरे शहर में मुकीम थे। फ़हीम को उनसे भी एहसास तहफ़्फ़ुज़ न मिला, इसीलिए उसके लिए माँ ही माँ बाप बहन भाई गर्ज सारा कुछ थी। माँ की ख्वाहिश थी कि महमूना को ब्याह कर घर ले आए, लेकिन ज़िंदगी बेरहम थी कि ज़िंदगी का पहिया उन्हीं पर घूम गया और फिर हुआ जिसका हमको अंदाज़ा ना था। अम्मा को मामूली बुखार हुआ, लेकिन किसको मालूम था कि 2-4 का दिन जानलेवा साबित होगा। क़यामत का समा था जब माँ को उनकी आखिरी क़यामगाह लेके जाया जा रहा था। फ़हीम गुमसुम फटी हुई आंखों से ये सारा मंजर देख रहा था, जैसे माँ के साथ उसकी रूह भी जा रही हो। वो तो अपनी माँ के जनाजे को कांधा देने तक भूल गया था। अब सिर्फ मैं ही उसकी गमगुसार थी। भाभी का रवैया पहले ही उसके साथ रूखा पीका था, इसलिए वो जल्द अज जल्द तालीम मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। फ़हीम को अम्मी के बाद ज़िंदगी के पैचो खम का पता चलने लगा। बिलाशुबा जब साइबाना रहे तो फिर धूप की तेज़ी और छाँव दोनों महसूस होती है। सालाना इम्तहान हो गए तो फ़हीम अपने बड़े भाई के पास शहर चला गया और उनके गले लग कर बहुत रोया। बड़े भाई बहुत शफीक थे। फ़हीम का उनके पास जाकर दिल हल्का हुआ। उन्होंने उसे तसल्ली दी कि तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी देख रहा हूँ और छोटी बहन के लिए भाभी तुम्हारी अच्छा मौजू रिश्ता देख रही है। कुछ अरसे बाद भाई की जद्दोजहद से फ़हीम को नौकरी मिल गई। वो माली तौर पर खुशहाल हो गया और बुझे हुए दिल पर नौकरी की वजह से मस्बत असरात आने लगे। वो अम्मी का गम वक्ती तौर पर भूल गया। मैं अपने भाई की बेचैनी में कमी देखकर बहुत मुतमईन थी। उन्हीं दिनों बड़े भाई और बावज शहर से यहाँ आए। उन दिनों वो मेरा रिश्ता देखने आए थे। भाई के दोस्त के तवस्सुत से ये रिश्ता आया था और लड़के वाले हमारे शहर में रहते थे। इसी वजह से भाई को ये सफ़र तय करना पड़ा कि वो लड़के को देखना और उसके घर वालों से मिलना चाहते थे। भाई लड़के वालों के घर गए, उन्हें वो लोग पसंद आ गए और लड़का भी पसंद आ गया। यूँ मेरा रिश्ता तय हो गया। फ़हीम जहाँ खुश था वहाँ वो परेशान भी था कि मेरी शादी हो जाने के बाद वो अकेला हो जाएगा, और भाभी को तो इतनी तौफीक ना थी कि वो उठकर उसे खाना दे देती। मैं अपने घर जाकर भी फ़हीम भाई को नहीं भूली थी। चाहती थी कि किसी अच्छी लड़की से उनकी शादी करवा के मैं भी सुकून में आ जाऊं। बहुत लड़कियां देखी, सास नंदों से भी कहा, लेकिन कोई भी लड़की जी को ना भाई। काफ़ी अरसे कोशिश करने के बावजूद फ़हीम भाई की शादी ना हो सकी। कहीं बात बनते रह जाती और कहीं बात बनकर बिगड़ जाती। न जाने क्या ज़िंदगी का फेर था। तब सोचती थी कि काश अगर वालिदा अपनी ज़िंदगी में ये फ़र्ज़ अदा कर जाती तो कितना अच्छा होता।
और अब फ़हीम भाई 40 बरस के होने वाले थे। एक रोज़ फ़हीम भाई घर पर बैठे थे। इतवार का दिन था और ऑफिस से छुट्टी थी। दोपहर के 12 हो चुके थे और फ़हीम को नाश्ता ना मिला था, क्योंकि इतवार वाले दिन मुलाजमा छुट्टी करती थी और भाभी 12 बजे से पहले ना उठती थी। फ़हीम ने किचन में जाकर देखा कि शायद खाने को कुछ मिल जाए। जब उसे खाने को कुछ ना मिला तो उसने चाय के लिए देचकी चूल्हे पर चढ़ाई कि बाजार से कुछ बिस्किट लाके इससे गुजारा कर लूँगा। इतनी देर में मोबाइल की घंटी बजी। आवाज़ जानी पहचानी थी तो याद आया कि ये तो निदा आंटी हैं। फ़हीम भाई तो बहुत परेशान थे और निदा आंटी की आवाज़ सुनते ही वो माजी के उन ख़यालात में वापस लौट गए जब अम्मी आंटी के घर जाया करती थी। माँ की याद से उसकी आंखों में आंसू आ गए और आवाज़ भर आई। आंटी, इतनी मुद्दत के बाद याद किया, आप ठीक तो हैं? सब खैर है? हाँ बेटा, इतनी बार तुम्हें फ़ोन किया तो पता चलता था कि तुम दफ्तर में हो। तुम्हारी भाभी से खैरियत मालूम कर लेती थी। क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? बताया था आंटी, उन्होंने भाभी का बरहम रखने के लिए कह दिया। किसी दिन आओ ना बेटा, तुम्हारी माँ मेरी बहनों जैसी थी। क्या तुम्हारा दिल नहीं करता? क्यों नहीं आंटी, आपका जब हुक्म होगा मैं आ जाऊँगा। तो अभी आ जाओ अगर कोई मसरूफियत नहीं है। आज इतवार है, तुम्हारी छुट्टी भी होगी। ठीक है आंटी, आ जाता हूँ, बेख्तियार फ़हीम भाई के मुंह से निकला और उसके कदम निदा आंटी के घर की तरफ चल दिए। फ़हीम ने दरवाज़ा खटखटाया तो निदा आंटी ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत ही कमज़ोर और बूढ़ी दिखाई दे रही थी। ये आप हैं निदा आंटी? हाँ बेटा, क्यों पहचाना नहीं? नहीं आंटी, पहचान लिया, लेकिन आप तो बहुत बदल गई हैं। हाँ बेटा, वक्त सबको बदल देता है। तुम भी तो बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। वो बाई को अंदर ले गई और अपने कमरे में बिठाया। घर में सन्नाटा था। वीरानी कुछ ज़्यादा लगी तो पूछना पड़ा कि आंटी, घर वाले कहाँ हैं? बच्चियों की तो शादी हो गई है बेटा, और तुम्हारे अंकल तो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ यहाँ। और आपके बेटे, वो तो अपनी बीवियों के साथ अलग हो गए हैं। बेटों की दोनों बीवियों ने मुझे अपने साथ रखने से इनकार कर दिया था। अब अगर उनकी तरफ चली भी जाऊं तो मेरा सामान कुछ दिनों के लिए उनकी चारपाई के नीचे पड़ा रहता है। कोई नहीं कहता कि आप इसे अलमारी में रख लें, आप मेहमान थोड़ी हैं। ये कहते कहते उनकी आवाज़ भर आई और ख़ामोश हो गई। मैंने पूछा कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बस बेटा, कुछ दिनों से बुखार आ रहा है। फ़हीम भाई ने कहा कि मैं अभी डॉक्टर को लाता हूँ, और डॉक्टर को ले आए। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें 1 हफ्ते के लिए तीमारदार की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें वक्त पर जो दवा दे, इन्हें वक्त दे और इन्हें घर का बना हुआ परहेज़ी खाना दे। फ़हीम भाई ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और आंटी के साथ रहने लगे। इस दौरान उन्होंने ढेर सारी बातें की, अम्मी के मुतालिक भी बहुत सी बातें की। दोनों के दिल भी हल्के हो गए। इसके साथ ही फ़हीम भाई को तबादले का लेटर भी मिला और इस्लामाबाद में पोस्टिंग की खुशखबरी भी मिली। फ़हीम भाई इस्लामाबाद चले गए, लेकिन निदा आंटी से राब्ते में रहते थे। गाहे बगाहे उनसे बातें करते रहते थे और उनकी तन्हाई शेयर करते रहते थे। अम्मी मरहुमा की अच्छी अच्छी बातें दुहराते। एक दिन निदा आंटी ने फ़हीम भाई को फ़ोन किया तो कहने लगी, मैं बेटी से मिलने इस्लामाबाद आई हूँ, सोचा तुमसे भी मिलती जाऊँ। मैं तुम्हें एड्रेस देती हूँ, मेरी बेटी की तरफ आ जाओ। फ़ाहद भाई उस एड्रेस पे पहुँच गए। दरवाज़ा खोला तो उन्हें लगा कि जैसे माँ आ गई हों। आंटी ने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया। थोड़ी देर में उनकी बेटी चाय ले आई। ये वही मैमूना थी जिससे मैं शादी करने से इनकार करता था और अम्मी जान इसे बहू बनाने की तमन्ना दिल में ही लिए कब्र में जा उतरी थी। अब वो पहले जैसे दुबली पतली ना थी, बल्कि बरा हुआ जिस्म और सलीके से पहने हुए कपड़े उसकी सलीकामंद होने की दाद दे रहा था। आंटी ने कहा, बेटी पहचाना? तो मैमूना ने नफ़ी में सर हिलाया कि नहीं अम्मी। तो आंटी ने कहा, आओ बैठो, ये तुम्हारी खाला के बेटे फ़हीम है। तुमने एक आध बार ही देखा होगा, तभी याद नहीं रहा। थोड़ी देर बाद एक उम्र रसीदा शख्स आया और आंटी ने तारुफ करवाया कि ये मैमूना का शौहर और मेरा दिमाद है। हाथ मिलाया, लेकिन मैं हैरान रह गया कि आंटी ने इतना उम्र रसीदा शख्स क्यों चुना है मैमूना के लिए। वो शक्लो सूरत की इतनी बुरी तो ना थी। उनके घर से निकला तो कदम बोझल बोझल और दिल बहुत उदास था। न जाने कैसा बोझ पड़ गया था दिल पर। फ़हीम 1 माह की छुट्टी के बाद घर आ गया और आंटी से भी मिला। तब उन्होंने बताया ये रिश्ता उनके बेटों और बहुओं ने किया और उन्हें बताए बिना तय भी कर दिया था। गोया बिना छानबीन आखिरी फ़र्ज़ को अदा करने के चक्कर में मैमूना के फ़र्ज़ सर से उतारा। मैमूना का शौहर उम्र रसीदा तो है, लेकिन साथ उसका चाल चलन भी ठीक नहीं है।
बहुत ही शक्की इंसान है और गालम गलोच और मारता पीटता भी है। ये बेचारी भाइयों का बरम रखने के लिए मजबूर है और हर जुल्म सह रही है। अगर वो इसे छोड़ देगा तो कहाँ जाएगी। दिल पर और बोझ डल गया। मैमूना के शोहर के बारे में ये सब सुन के फ़हीम भाई और उदास हो गए। माँ की तमाम बातें याद आने लगी। बेटा मान जाओ, मैमूना बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे ही तुम्हारे लिए मैंने उसे नहीं चुना, बरसों से आना जाना है, मैंने उसे बहुत अच्छे से परखा है। लड़कियों का दुबला पतला होना कोई ऐब नहीं था, इस उम्र में लड़कियां ऐसी ही होती हैं। माँ को मौत ने मोहलत ना दी कि वो अपनी बात बेटे से मनवा सकती। बगैर बेटे का सेहरा देखे इस दुनिया से चली गई। जब 3 छुट्टियां इकट्ठी आईं तो फ़हीम लाहौर आ गया। इत्तेफाक से आंटी की भी कॉल आ गई। उन्होंने कहा, फ़हीम बेटा कल मेरी तरफ खाना ज़रूर खाना। इनकार की कोई वजह ना थी, सो मान गया। भाई मुकर्रा वक्त पर आंटी के घर गए तो दरवाज़ा मैमूना ने खोला और आंटी ने बताया कि मैमूना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आ गई है। उसके शोहर ने इसको इसलिए छोड़ा कि इसकी सौतेली बेटी, जो कि हफ्तों हफ्तों अपने बाप के घर में आके रहती थी, अपने बाप के कान भरती थी, उसने झगड़ा करवाया और मैमूना को घर से निकलवा दिया। अब ये मेरे साथ रहेगी। हम नहीं चाहते थे कि इसका घर टूटे, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। सुकून की खातिर अलैदगी का फ़ैसला किया है। इस पर फ़हीम भाई ने कहा कि आंटी आपको जब भी ज़रूरत हो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप खुद को तन्हा मत समझिएगा। हाँ बेटा, जब भी ज़रूरत हुई तो तुम्हें ही कहूँगी। बेटे तो अपनी बहन के ही मुखालिफ हो गए हैं, वो नहीं चाहते कि ये खुला ले। 6 माह बाद जब मैमूना की तलाक और इद्दत मुकम्मल हो गई तो फ़हीम भाई मेरे पास आए और कहने लगे, बहन तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ। और कहने लगे कि अपनी माँ के देखे हुए ख्वाब को हकीकत का रंग देना चाहता हूँ। मैं मैमूना से निकाह करना चाहता हूँ। इस वक्त आंटी और मैमूना को मेरे सहारे की ज़रूरत है। तुम क्या कहती हो? हाँ कर लो, बिल्कुल सही फ़ैसला है। माँ भी यही चाहती थी। शायद इसी सबब तुम्हारी शादी ना हो सकी कि मैमूना से होना लिखी थी। बाबियों ने हमेशा की तरह बेनियाजी दिखाई, हमारा साथ न दिया। भाई और मैमूना के बारे में उल्टे सीधे किस्से बनाने लगी। लेकिन मैंने अपने बड़े भाइयों को समझाया, उन्हें अपने भाई की तन्हाई का एहसास दिलाया। निकाह में सिर्फ हमारी तरफ से भाइयों और मैमूना की तरफ से उसकी बहनों ने शिरकत की। उनकी भाभियों और भाई ने भी शादी में शिरकत ना की। आज वो दोनों खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि काश फ़हीम भाई ने वक्त पर ही मैमूना का हाथ थाम लिया होता तो वो दोनों इतनी अजियत वाले वक्त से ना गुजरे होते। मुझे दुख है अपनी भाभियों और मैमूना के भाई पर, जिन्होंने फ़हीम भाई के नेकी के जज्बे को गलत समझा, उनके बारे में तरह तरह की बातें बनाई। ख़ास तौर मेरी भाभियों ने बोला कि मैमूना ने तलाक ली ही फ़हीम की वजह से है। वक्त बेहतरीन मरहम है। माजी के लगाए हुए ज़ख्म अब भर चुके हैं। लेकिन एक सबक हमें मिल गया है कि बज़ाहिरी शक्ल सूरत को वजह बनाकर इनकार नहीं करना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। असल तो लड़की का सलीकामंद और समझदार होना है। और जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों की इल्ज़ाम तराशी करते हैं, वो अपने लिए अपने रब की नाराज़गी को जगा देते हैं, जबकि नेक लोगों का ज़मीर भी मुतमईन होता है और उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने प्यारों से ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया।